जय हिंद। वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम। आज की इस क्लास में हिमाचल जेबीटी नवंबर 2025 के साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग टैट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। साइकोलॉजी के सेक्शन को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आज का जो हमारा सेक्शन है प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाला है, जिसमें जेबीटी टैट नवंबर 2025 की साइकोलॉजी की आंसर की मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पर्सन था जिसके द्वारा बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत जो है वो दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, स्टर्नबर्ग के द्वारा जो है वो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया गया था। त्रिचापीय का मतलब होता है जिसमें तीन घटक बताए गए थे, तीन कंपोनेंट बताए गए, और वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से थे, जैसे कि विश्लेषणात्मक था, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल था और कंटेक्स्ट था। ठीक है, ये तीन बेसिक फिनोमिना जो है वो स्टर्नबर्ग के द्वारा बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसने कहा था कि बुद्धि एक तत्व नहीं है, यानी कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। बुद्धि एक तत्व नहीं है, बल्कि जो इंटेलिजेंसी है वो मल्टीपल तरीकों से उसका अस्तित्व जो है वो बताया जाता है, यानी कि इंटेलिजेंसी के मल्टीपल टाइप्स हैं। ये किसने बताया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। गार्डनर की एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। गार्डनर की एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। उसमें इन्होंने शुरुआत में इंटेलिजेंसी के जो हैं वो टोटल 7 टाइप बताए थे, लेकिन बाद में कुछ मॉडिफिकेशन की हेल्प से उन्होंने इंटेलिजेंसी को 8 टाइप्स में जो था वो डिस्कस किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी आपको करवाया गया है क्वेश्चन। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का मीनिंग आपसे पूछा है कि व्हाट इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? क्या ये मानसिक विकार से जुड़ा है, मैथमेटिकल से जुड़ा है, पढ़ने से जुड़ा है, या फिर व्यवहार से जुड़ा है? तो देखिए, डिसलेक्सिया का मतलब होता है जिसमें बच्चा जो बी है उसको डी पढ़ता है और डी को बी पढ़ता है। इसका मतलब है पठन विकार से, रीडिंग डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सा को जो बच्चा है वो वोज यहाँ पे पढ़ता है और वोज को सा पढ़ता है, तो दैट मीन्स उसको कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है? आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। देखिए, सबसे पहले स्टेनफोर्ड बिने की बात करें तो बिने का मेन कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। बिने का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा किसके साथ जुड़ा था? बिने का कॉन्सेप्ट हमारा इंटेलिजेंसी के साथ जुड़ा था, यानी कि आईक्यू को चेक करने का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बिने के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 है बैचलर बिने परीक्षण। तो बैचलर बिने परीक्षण जो है इसमें भी बिने आया, तो बिने का कॉन्सेप्ट ये भी नहीं हो सकता। फिर बचा ऑप्शन नंबर सी और डी। ऑप्शन सी में है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। ये भी आपके आईक्यू को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रोडशा परीक्षण। रोडशा परीक्षण जो है वो ध्यान रखेंगे हमारी पर्सनैलिटी के लिए चेक किया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी को अगर चेक करना है तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रोडशा परीक्षण का। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार टैट के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना लिम्पजिंग यूनिवर्सिटी में की गई थी, जिसका नाम जो है वो कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जर्मनी में है। किसके द्वारा स्थापित की गई है? किसके द्वारा स्थापित की गई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विलियम बुंट ने इसको स्थापित किया था। कब किया था? 1879 में जर्मनी में इनके द्वारा स्थापित किया गया। और जब इन्होंने इसको स्थापित किया तो दैट मीन्स लेबोरेटरी में क्या करते हैं हम? लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है? विलियम बुंट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको बोला गया है कि मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु का अनुपात है जिसे हम 100 से गुणा करते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं मेंटल एज ऊपर रखूं
मेंटल एज अगर मैं ऊपर रखूं, मेंटल एज अगर मैं ऊपर रखूं और नीचे अगर मैं क्रोनोलॉजिकल एज रख दूं, मेंटल एज अगर मैं ऊपर रखूं और नीचे अगर मैं क्रोनोलॉजिकल एज रखूं और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसका फॉर्मूला बन गया। तो ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, आईक्यू का फॉर्मूला बन गया। दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो है वो रहने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आईक्यू का आपको पता है टर्मन ने मल्टीप्लाई बाय 100 का कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया, टर्मन के द्वारा जो था वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फ्राइड के अनुसार मूल मानव प्रेरणा है कि अकॉर्डिंग टू फ्राइड द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन, यानी कि अगर एक ह्यूमन को बेसिक मोटिवेशन चाहिए तो वो उसको कहाँ से मिलेगी। ये ऑलरेडी आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी है, पैवलोव की थ्योरी, उसमें भी ये चीजें बताई गई कि आपको उस चीज के लिए क्या होना चाहिए, भूख होनी चाहिए। ठीक है, आपको उस चीज के लिए क्या होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। ठीक है, बट हम यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको एक अगर मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन कब आपको वो लेनी पड़ेगी, जब आपके अंदर क्या है, कोई ना कोई एक जिज्ञासा है, कोई ना कोई क्या है आपके अंदर एक भूख है। ठीक है, उस चीज के बारे में इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर अगर बात की जाए कि हमें बोला गया कि नेचर कंट्रोवर्सी जो है कि प्रकृति पोषण, ठीक है, नेचर और जो न्यूटर्स है उसमें जो कंट्रोवर्सी होती है उसका मीनिंग क्या है, प्रकृति और पोषण का एक्चुअल में मीनिंग क्या यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो उसका मतलब है प्रकृति का मतलब कि जो चीजें जैविक तरीके से हो रही हैं, और पोषण का मतलब है कि अगर हम उनको किसी ना किसी के हेरिडिटी फैक्टर में अगर हम उनको पुट करते हैं तो वो एक विवाद बन जाता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। प्रकृति पोषण विवाद किससे साथ जुड़ा है, जैविकीय विशिष्टताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है उनके साथ ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर अगर हम आए, वह अवस्था जिसमें काम ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंधन विकसित करने में निर्देशित होती है। आपको ऐसा पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके द्वारा आप अपने काम में अपने साथी समूह के साथ क्या बनाते हैं, एक सामाजिक बंधन बनाते हैं। यानी कि अगर आपको कोई काम करना है तो आपको किसी की सहायता से, ठीक है, किसी की सहायता से उसमें ऊर्जा क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो एक सोशल रिलेशन बन जाता है अपने पीयर ग्रुप में, तो उसको कहा जाता है लेटेंसी। काम प्रस्तुति के नाम से हम उसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हर बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे हम हिमाचल जेबीटी की बात करें, आपके एचपी टेट आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, या फिर जो आपका एलटी टैट होता है, जितने भी आपके टैट के एग्जाम है या फिर टीचिंग लाइन के एग्जाम है, उनमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका हर बार आता है और वो रिपीट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बताते हुए अपनी समझ का विकास करता है, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग करेगा। तो ये चीज बताई थी पियाजे ने। जीन पियाजे का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपके लिए बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जीन पियाजे का मानना था कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको लिटिल साइंटिस्ट के नाम से भी जानते हैं, लिटिल साइंटिस्ट, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो जीन पियाजे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करवाया हुआ क्वेश्चन है सेंसरी मोटर। ये आप देख सकते हैं एचपीजेबीटी नवंबर 2025 के पेपर की हम बात कर रहे हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और आपसे क्वेश्चन देखिए, पियाजे का दूसरा क्वेश्चन आ गया, पियाजे की संवेदी प्रेरक अवस्था का टाइम पीरियड कितना है, सेंसरी मोटर का टाइम पीरियड कितना है। तो जो सेंसरी मोटर है वो चलती है 0 से 2 साल तक। दैट मीन्स कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सीखने का नियम किसने दिया। ये भी आपको ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में करवाया हुआ क्वेश्चन है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है जी। लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए, तो लॉ ऑफ लर्निंग जो थे वो किसने दिए थे, वो दिए थे थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, जिसमें से 3 थे प्राइमरी नियम, प्राइमरी लॉ थे, और 5 जो थे
वो थे सेकेंडरी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक के जो 3 प्राइमरी थे वो और 5 जो थे वो सेकेंडरी थे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस प्रकार काम करने में सहज होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि किस चैप्टर से या किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। ठीक है, मान के चलते हैं कि अगर एक बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखता है तो इस प्रकार काम करने में वो सहज होता है, यानी कि उसको उसकी प्राथमिकता के आधार पर उसको अनुमति देनी चाहिए उसके काम के लिए, जिसको हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड में लग जाए तो वो बच्चा राइट हैंड का भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो उसको वो चीज है उसकी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको वो परमिशन जो है वो देनी चाहिए। तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से आईक्यू से ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चन किस तरीके से है, आपको बोला गया कि मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु दोनों जो है वो 10 साल है, तो वो किस फॉर्म में उसको हम सेट करेंगे। ठीक है जी, पहले तो इसकी आईक्यू को फाइंड आउट करते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला लगाया मैंने। आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज और मानसिक एज यानी कि मेंटल एज दोनों कितनी साल दी है, 10 साल दी है। तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, 10/10 और गुणा के हो जाएंगे 100। 10 से 10 कट गया तो मेरे पास आईक्यू कितना बचा, मेरे पास आईक्यू की वैल्यू कितनी बची, 100 रहेगी। अब आपको बताना है कि जिस बच्चे की आईक्यू 100 है, एक टेबल मैंने आपको क्लासेस में कराया था, जिस बच्चे की आईक्यू अगर 100 है तो उसको किस फॉर्म में जो है वो सेट किया जाएगा। जिस बच्चे की अगर आईक्यू 100 है उसको नॉर्मल इंटेलिजेंसी में सेट किया जाता है, और अगर 130 से ज्यादा है तो वो गिफ्टेड या फिर सुपीरियर बच्चा कहलाता है। अगर उससे कम है, 70 से कम है, 30 से कम है तो डल है, मंदबुद्धि बोल सकते हैं, डफर बोल सकते हैं। ये चार्ट से आपको जो है वो पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, डैश सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण है, यानी कि दैट इज द प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। अब हर किसी बच्चे के अंदर अपनी अपनी क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। तो क्रिएटिविटी होने के लिए आपकी थिंकिंग का कैसा रूप होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी थिंकिंग जो है वो चारों तरफ रहनी चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब होता है आप हर किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी थिंकिंग जो है वो चारों तरफ फैलनी चाहिए। तो जो थिंकिंग आपकी चारों तरफ फैलती है उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब सारी चिंतन के नाम से जानते हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहने वाला है। ठीक है, मान के चलते हैं कि जैसे आपको क्रिएटिविटी करने का शौक है। क्रिएटिविटी का मतलब है आप कोई चीज वेस्ट से बेस्ट बना रहे हैं, आप सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो चीज आपने सीखी है आप उसी का यूज करें। ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी कोई ना कोई नई थिंकिंग का यूज कर सकते हैं, तो उसको अपसारी थिंकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईगो। ईगो जो है वो क्या निर्देशित करता है। ठीक है, ये आपको बोला गया है। ईगो जो है ये आपका इदम, अहम और परम अहम, जो कि सिगमंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट है, वहां से बोला गया है। इदम जो है वो वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, अहम जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है, वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए आपको जो है वो सिगमंड फ्राइड के 3 कॉन्सेप्ट जो है, इदम, अहम और परम अहम, वो आपको प्रॉपर तरीके से लर्न होने चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। यानी कि अगर आप सीखना चाहते हैं बट फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी वजह है जो आपको जो है वो हार्म कर रही है। ठीक है, कौन सा प्रभावित करता है। हाँ, इंटरेस्ट की अगर बात करें, ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है इमोशनल हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी आप नहीं सीख पाएंगे। सोशल एंड कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। अगर आप सोसाइटी में नहीं घुल रहे हैं, किसी कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आपके लर्निंग को प्रभावित कर सकता है। तो ये सारे करेंगे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं उच्च क्रम की आवश्यकताएं। मैस्लो की थ्योरी का क्वेश्चन है ये। अब्राहम मैस्लो ने कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरी ऑफ नीड का।
ठीक है। तो मांग का सिद्धांत है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया और आपको ये प्रॉपर तरीके से सेट करना है कि यहाँ पर बोला है सबसे ऊंचे, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे। अब मैस्लो का जो कॉन्सेप्ट था वो ट्रायंगुलर बेस कॉन्सेप्ट था, जिसमें सबसे पहले तो फिजिकल नीड आती थी, लेकिन सबसे लास्ट में जिसमें सिर्फ 5% ही लोग पहुंच पाते थे उसको बोला जाता था आत्म सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, तो इसका मतलब है राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विकास के लिए किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तनाव का काल है किसको हम बोलते हैं, तूफानों की अवस्था किसको बोलते हैं, ये बोला जाता है किशोर अवस्था को, एडोलोसेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। यानी कि एडोलोसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था, जिसमें बच्चा 12 से लेके 18 साल के बीच का होता है, जिसमें बच्चे को अत्यधिक दबाव होता है, सबसे ज्यादा तनाव होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेशर या फिर सबसे ज्यादा टेंशन, इसलिए इसको एडोलोसेंस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संज्ञानात्मक तत्व नहीं है, कोग्निटिव का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। कोग्निटिव का पार्ट नहीं है, तो कोग्निटिव का पार्ट क्या है, नहीं है, वो है आपकी फीलिंग्स। फीलिंग्स में कोई भी चीज आपके माइंड से नहीं जुड़ी है, जो चीज आप फील करेंगे वो ठीक है, जो नहीं करेंगे वो भी ठीक है, तो ये आपके कॉग्निशन पार्ट से नहीं जुड़ा, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। अगर आपको कुछ सोचना है, अटेंशन लेनी है, ठीक है, आपको कुछ प्रिसेप्शंस अगर लेनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, और थिंकिंग का मतलब कोग्निटिव, लेकिन फीलिंग में कोग्निटिव पार्ट नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया हुआ है सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है जी, इसको अचानक सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सुल्तान के ऊपर की गई एक थ्योरी थी, जिसको जो था वो दिया था कोहलर ने, और कोहलर के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है गेसोल्टवादी सिद्धांत। गेसोल्ट का मीनिंग भी काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्यक्तित्व के विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे 90% जो है वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ही कवर कर जाता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि व्यक्तित्व का मतलब है कि अगर मेरे को अपनी पर्सनैलिटी को अगर अच्छा बताना है, पर्सनैलिटी को अगर अच्छा रखना है, तो मेरे पास जो है वो हेरिडिटी और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे को जो फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, मतलब कि हेरिडिटी, जो मेरे को गुण मिलेंगे वो अच्छे होने चाहिए, और उसके साथ साथ मेरे को अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए कि मैं उस इन्वायरमेंट से अपनी पर्सनैलिटी को क्या कर सकूं, अच्छा डेवलप कर सकूं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है, देखिए क्वेश्चन ये स्टार्टिंग में करवाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपके बेसिक से है। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ा, और बाद में व्यवहार को अपनाया। ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये किसके द्वारा कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहा था वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये आपके एचपी टेट आर्ट्स के एग्जाम में, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आपका जेबीटी का एग्जाम है। ऑलरेडी हम जेबीटी का सेक्शन कर रहे हैं, नवंबर 2025 का पेपर है, और उसके साथ साथ जो एलटी के टेट होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन काफी बार जो है वो पूछा गया है। आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको अगर आप प्रीवियस ईयर के सेक्शंस को अगर कवर करते हैं, तो आपके जो नेक्स्ट जो भी अपकमिंग पेपर है उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पुराने पेपरों के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को किसमें नहीं सेपरेट किया जा सकता। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे जब भी वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट आएगा, हमेशा मेजोरिटी में 99% जो है वो सोशल से रिलेटेड आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि वाइगोस्की की थ्योरी किसके साथ जुड़ी थी, सोसाइटी के साथ, सामाजिक के साथ जुड़ी थी, सोशल के साथ जुड़ी थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा स्कीम में नई जानकारी जोड़ने को क्या कहा जाता है। जीन पियाजे की थ्योरी का तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, आपको ये बोला गया कि अगर आप कुछ चीज जानते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बार बार एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता हूँ, ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में मैंने वो चीज जो है वो आपको बताई है कि अगर बच्चा ये जानता है कि आसमान में जो चीज उड़ रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको चिड़िया बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अब हवाई जहाज उड़ रहा है,
ठीक है। तो बच्चा फर्स्ट स्टेज में उसको भी क्या बोलता है कि ये बड़ी चिड़िया है, लेकिन अब उसमें डिफरेंशिएट क्रिएट कर दी कि अगर कोई चीज है जिसमें पंख नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई पंख नहीं है, उसको वो हवाई जहाज बोलेगा। यानी कि पुरानी जानकारी में आपने नई चीज जोड़ी, तो आपको बताना उसको क्या बोलते हैं, समायोजन, संतुलन, आत्मसातीकरण या फिर संगठन। उसको बोला जाता है आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो देख लीजिए जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और 3 क्वेश्चन हमने इसी पेपर में 30 क्वेश्चन का ये टोटल सेट होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जीन पियाजे के ही पूछ लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएटी, टैट परीक्षण जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हम इसको बोलते हैं, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। और ये किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, किस चीज को मापने के लिए यूज करते हैं, क्या पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी या फिर स्ट्रेंथ। तो इसको हम मेजर करते हैं पर्सनैलिटी। टैट का यूज जो है टीएटी, ठीक है, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, आपके व्यक्तित्व को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 27। एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखे गए संप्रत्यय का उपयोग उसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया। यानी कि एक बच्चे ने साइंस की क्लास में कुछ सीखा और वही उसी मेथड का यूज उसने अपने सोशल की क्लास में कर लिया। इसको क्या कहा जाता है, ये आपने बताना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साइंस में सीखा हुआ ज्ञान उसको किस में हेल्प कर रहा है, सोशल में हेल्प कर रहा है। तो एक चीज का सीखा हुआ ज्ञान जब आपको दूसरी जगह पे हेल्प करता है, उसको बोला जाता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लेकिन अगर कोई भी चीज अगर आपको हेल्प नहीं कर रही है, तो उसको बोला जाता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लेकिन अगर आपको कोई भ्रम पैदा हो रहा है कि जैसे यहाँ का इंडिया का ड्राइवर जो उसको गाड़ी चलाना आती है, लेकिन अगर वही ड्राइवर दुबई में अगर गाड़ी चलाता है, तो उस केस में क्या होगा, उसको भ्रम पैदा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में स्टीयरिंग राइट हैंड साइड पे होता है और दुबई में स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो उसको नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। यहाँ पे साइंस में सीखा हुआ ज्ञान सोशल में हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर है वो है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस किस में पाया जाता है, हर किसी बच्चे का अपना अपना इंटेलिजेंस हो सकता है, एटीट्यूड अलग हो सकता है, पर्सनैलिटी अलग हो सकती है। इसका मतलब है व्यक्तिगत भिन्नताएं इन सभी में पाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई परीक्षण ये मापन करता है कि जिसके मापन के लिए उसको बनाया गया, तब परीक्षण के इस गुण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। यानी कि जैसे अगर आपको कोई चीज मेजर करनी है, मापनी है, तो उसकी जो वो क्वालिटी है ना, उसको क्या बोलेंगे, उसकी क्वालिटी को हम बोलेंगे वैलिडिटी। वैलिडिटी यानी कि वो चीज वैलिड है। जैसे अगर हम थर्मामीटर से अपने टेम्परेचर को मापते हैं, मैं बोलता हूँ कि हाँ जी मेरे को 100 डिग्री फीवर है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, फीवर है, तो मतलब कि मैंने उस थर्मामीटर की क्वालिटी को चेक किया। अगर मेरे को बुखार है मान के चलो, फिर भी थर्मामीटर में मेरा टेम्परेचर सो नहीं जा रहा है, 98, 96 या 98 या 99 तक ही जा रहा है वो, ठीक है। अब मेरे को तो 104 डिग्री बुखार है, इसका मतलब है कि वो उसकी अपनी जो वैलिडिटी है, उसकी जो क्वालिटी है वो मिस कर रहा है। तो एक मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, तो उसके बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए जो उसको कहा जाता है वो होता है उसकी वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अध्यापक ने अनुभव किया कि आरती कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया एक मधुर संगीत जो है वो बजा रही है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। एक लड़की है जो क्या कर रही है, कीबोर्ड पर, ठीक है, जो म्यूजिकल कीबोर्ड होता है वहां पे अपनी मर्जी से एक धुन बजा रही है। उसने विचार किया कि आरती में, टीचर ने सोचा कि उस लड़की के अंदर कौन सा स्तर है, इंटेलिजेंसी का कौन सा स्तर है, क्या वो देश से रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड है। देखने से ही पता चल रहा है कि वो संगीत बजा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसके पास कौन सा गुण हुआ, म्यूजिकल गुण हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने HP JBT टेट नवंबर 2025 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आपके बिल्कुल एक्यूरेट हों, और यहाँ तक जो भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए बनता है प्रीवियस ईयर का सेक्शन है। जल्दी एक और नए सेशन के साथ फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।